हेलो एवरीवन, मैथ फिलामेंट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव सवाल, भौतिकी विज्ञान के ऑब्जेक्टिव सवाल जितने भी आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। इसी क्रम में अब तक हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा जो हमारा चैप्टर है, उस चैप्टर में अभी तक ऑब्जेक्टिव के लगभग आपको 4 वीडियो मैंने दे दिया है, जिसमें आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। आपको काफ़ी हद तक सवालों को करने का क्षमता बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग सवाल के साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी डील करते हुए चलते हैं। तो आज अब इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था सवाल 20 तक, जिसमें सवाल 20 था परिपथ में विद्युत धारा का मान किससे की जाती है। तो इसका आंसर हमने आपको बता दिया था कि ये एमीटर होगा। ठीक है, एमीटर। अब उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग आज जो हमारा जो क्वेश्चन है 21 से शुरू करेंगे, क्योंकि 20 तक तो हो चुका है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, इसके पहले वाले जितने भी वीडियो हमने अपलोड किया है, इसके पहले जितने भी चैप्टर्स हो चुके हैं, जैसे प्रकाश का परावर्तन हो चुका है, प्रकाश का अपवर्तन हो चुका है, मानव नेत्र हो चुका है, और उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं विद्युत धारा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सवाल से। क्वेश्चन ये है कि बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा किस प्रकार की होती है। ऑप्शन है आपका एसी और डीसी या तीनों में से कोई नहीं। तो देखिए, आपको मैं बता देना चाहता हूँ यहीं पे। देखिए, अगर बैटरी से पूछा जाए तो बैटरी से हम लोग हमेशा डीसी करंट प्राप्त करते हैं। कैसा करंट प्राप्त करते हैं? डीसी। लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी बिजली से पूछा जाए तो उससे हम एसी करंट प्राप्त करते हैं। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट और एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट। डीसी को कहते हैं डायरेक्ट करंट, इसको कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट, है ना। तो चलिए अब देखिए, यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डीसी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन आप ध्यान से सुनेंगे। केवल आपको वीडियो को सुनते रहना है। वीडियो को सुनते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको याद होते जाएगा, है ना। बस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप नहीं करना है। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है। तो पहले कह रहा है कि ऑप्शन ए प्रतिरोध होगा, ऑप्शन बी धारा होगा, ऑप्शन सी विभवांतर होगा, या ऑप्शन डी शक्ति होगा। आपने भी अपने स्कूलों या ट्यूशन से या कोचिंग्स में भी आपने पढ़ाई किया, आपने जो सिलेबस कंप्लीट किया है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपने आंसर का जवाब, अपने क्वेश्चन का जवाब देते रहेंगे। ठीक है ना। आप अपना ऑप्शन चुन लीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा, तो आप देखिएगा कि आपका कितना सही हो रहा है या कितना गलत हो रहा है। ठीक है। तो देखिए, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है। तो देखिए, प्रतिरोध को ध्यान से देखिएगा आप। प्रतिरोध क्या होता है? जैसे मान लेते हैं कि एक हमने युक्ति लिया, हमने ले लिया युक्ति। ठीक है, ये हमारा युक्ति है। जब इसमें आप धारा को प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, तो विद्युत धारा जब इसमें प्रवाहित होती है तो होता क्या है कि इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ये परिपथ से विद्युत धारा जाती है। ठीक है ना। इस प्रतिरोध से विद्युत धारा जाएगी, प्रतिरोध से जब विद्युत धारा जाएगी तो हम जानते हैं प्रतिरोध से अगर कोई भी विद्युत धारा जाती है तो होता क्या है कि प्रतिरोध जो होता है, जैसे वो धीरे धीरे गर्म होना शुरू होता है। यानी हमारा जो प्रतिरोध है वो एक तो करंट को जाने से रोकने का काम करता है, यानी विद्युत धारा को रोकने का काम करता है, और जितना रोकता है उसके बदले में वो उसको ऊष्मा में बदल देता है। किसमें बदल देता है? ऊष्मा में। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा प्रतिरोध। क्या हो जाएगा? प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? 1 किलोवाट या कितना जूल के बराबर होता है। ये देखिए क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है ना। फिर उसने पूछा है यथा 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है। ऑप्शन ए 2.6 गुणे 10 का पावर 7 जूल, ऑप्शन सी 3.6 इंटू 10 का पावर 5 जूल, ऑप्शन बी 3.6 गुणे 10 का पावर 6 जूल, ऑप्शन डी 3.6 गुणे 10 का पावर 9 जूल। तो जो भी आपका आंसर हो आप ध्यान से समझिएगा, आप अपने ऑप्शन को चुन के रखिएगा। ठीक है। 23 नंबर सवाल को अगर हम ध्यान से देखें तो एक क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जाएगा 1 किलोवाट। क्या पूछा जाएगा? 1 किलोवाट बराबर, 1 किलोवाट बराबर, थोड़ा पेन चेंज कर देते हैं, है ना। 1 किलोवाट बराबर, 1 किलोवाट बराबर, 1 किलोवाट बराबर। तो 1 किलोवाट बराबर जो होगा वो होगा
3.6 इंटू 10⁶ जूल। क्या हो जाएगा? 3.6 इंटू 10⁶ जूल। अब इसको ऐसे भी आपसे पूछ सकता है ना। थोड़ा और पेन चेंज करते हैं, अच्छा करते हैं ना, रेड देख लेते हैं, रेड में लीजिए। तो 1 किलोवाट जो होगा वो 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी आपसे ना घुमा के क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछेगा? एक यूनिट कितने के बराबर होगा? तो एक यूनिट बराबर होगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर। तो एक यूनिट बोल दीजिए, या 1 किलोवाट बोल दीजिए, या 1 kWh बोल दीजिए, कुछ भी आपसे पूछेगा तो आपको आंसर क्लिक करना है 3.6 गुणे 10⁶ जूल। क्या आंसर क्लिक करेंगे आप लोग? 3.6 गुणे 10⁶ जूल, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। देखिए क्वेश्चन मैं कितना बार आपको बताया चुका हूँ, है ना। इसका फॉर्मूला मैं आपको बताता था, P बराबर भाई, यानी हाई ऑप्शन तो नहीं हो सकता क्योंकि ये होता है फॉर्मूला में होता है। एक बताया था I²R, बताया था, याद कीजिए I²R। देखिए ये भी होता है तो ये भी नहीं हो सकता। एक आपको बताया था V²/R, देखिए ये भी होता है तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो आप ये तीनों फार्मूला को दोस्तों याद रखेंगे ना। ये जो तीनों फार्मूला हमने लिखा है आपको, इस तीनों फार्मूला को आप लोग क्या करेंगे? याद रखेंगे। एक बार और लिख देते हैं, यहाँ पे अच्छे से लिख देते हैं ना। एक बार और देखिए, ध्यान समझिएगा। फार्मूला होता है P बराबर, सॉरी देखिएगा ध्यान से, फार्मूला होता है P बराबर VI, यह होता है I²R, यह होता है V²/R। तो ये आपको तीनों फार्मूला याद रखना है। ये तीनों फार्मूला जो होगा विद्युत शक्ति का फार्मूला है, इसके अलावा जो भी होगा वो गलत होगा, ठीक है। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कर रहा है दो चालक तार जिसके पदार्थ यानी पदार्थ लंबाई और व्यास, यानी उसका पदार्थ का जो, देखिए हम जानते हैं किसी जो भी चालक तार होता है, ध्यान समझ लीजिए पहले, जो भी चालक तार होता है, चालक तार का जो प्रतिरोध होता है, उसका फॉर्मूला होता है ρl/a। याद कीजिए ρl/a, उसका फॉर्मूला क्या होता था? ρl/a, ठीक है ना। तो ρl/a मतलब ये हुआ कि चालक का जो प्रतिरोध होगा, जो ऊपर होगा, देखिए ये L ऊपर है ना, तो इसका मतलब R जो है वो सीधा समानुपाती है L के। मतलब अगर R बढ़ेगा तो लंबाई भी बढ़ेगी, R घटेगी तो लंबाई भी घटेगी। अगर आप ध्यान से देखेंगे R के उल्टा नीचे है, बट्टा में है, तो R जो है व्युत्क्रमानुपाती है A के। इसका मतलब अगर A बढ़ेगा तो R घटेगा, ये घटेगा तो R बढ़ेगा, है ना। तो हम जानते हैं कि अगर देखिए ये एरिया है, ये क्या है? क्षेत्र। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को हम दिखाते हैं A से, लंबाई को दिखाते हैं L से। तो क्षेत्रफल में तो D भी आ जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? πr², है ना। R त्रिज्या आ गया तो व्यास भी आ जाएगा। इसका मतलब अगर व्यास बढ़ाएंगे तो भी प्रतिरोध घटेगा। लेकिन यहाँ पे इसने ये एक चीज़ बोल दिया है कि हम ना तो पदार्थ को बदल रहे हैं, यानी हम पदार्थ, किसी भी चालक का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता था, लंबाई पर निर्भर करता था और व्यास पर निर्भर करता था। व्यास पे, त्रिज्या पे, किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है? सबसे पहला देख लीजिए, सबसे पहले लंबाई पर निर्भर करेगा, तो लंबाई। दूसरा निर्भर करेगा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर। तीसरा निर्भर करेगा तापमान पर। चौथा निर्भर करेगा पदार्थ पर, किस तरह का पदार्थ आप ले रहे हैं, है ना। ये चार बातों पे किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। अब क्वेश्चन कर, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं, तो श्रेणी क्रम में संयोजन उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? संयोजन उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको, है ना, इसको अच्छे से समझते हैं, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे एक बात आपको मैंने पढ़ाया होगा, चाहे आपने पढ़ा भी होगा अपने स्कूल में, जो जूल का नियम होता है, जूल का नियम, ऊष्मा का नियम, Q बराबर होता है, Q बराबर I²RT। तो यहाँ पे करंट तो सेम ही है सब में, ये भी सेम है, यानी Q जो होगा
आई और टी स्थिर है, इसका मतलब क्यू जो होगा आर पे निर्भर करेगा, यानी क्यू आर के क्या होगा, सीधा समानुपाती। क्या होगा, सीधा समानुपाती। अब एक बात बताइए, अब जरा यहाँ पे ये चीज़ तो हम समझ गए, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है इसने कि जो पहले हम उसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो जोड़ देते हैं। पहले दो चालक है, मान लेते हैं एक चालक है आर और एक चालक है आर। इसको जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो हम जानते हैं कि आर जो इक्विवेलेंट होगा, आर इक्विवेलेंट, इसको जोड़ना पड़ता है आर प्लस आर, तो कितना हो जाएगा 2r। अब इसी को हमने क्या किया, इसको हमने क्या किया, अब इसको, ये श्रेणी क्रम का है, अब इसको हम पार्श्व क्रम यानी जोड़ते हैं, यानी पैरेलल में। तो पैरेलल में क्या जोड़ते थे, 1/r प्लस 1/r, तो लघुत्तम हो जाएगा r, एगो एगो दूगो, 1/r इक्विवेलेंट है ना, 1/r इक्विवेलेंट का मान है ये। जब r इक्विवेलेंट का मान निकालेंगे तो ये पलट जाएगा, r ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, यानी हमारा आ गया। इसका अनुपात देखिए, श्रेणी क्रम को ऊपर रखना है, श्रेणी क्रम रहेगा ऊपर, तो 2r रहेगा ऊपर, r/2 रहेगा नीचे, r से r गया और ये चला जाएगा ऊपर, तो 2 दूना 4 और नीचे कितना 1। जो प्रतिरोध का अनुपात होगा, क्योंकि हम जानते हैं Q जो है वो सीधा समानुपाती है R के, सीधा समानुपाती है R के, तो जो अनुपात इसका रहेगा, जो अनुपात इसका रहेगा वही अनुपात इसका रहेगा। इसका मतलब जो अनुपात प्रतिरोध का रहेगा वही अनुपात चालक का रहेगा। किसका रहेगा, प्रतिरोध का, यानी ऊष्मा का भी। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या मार देंगे, 4:1, ऑप्शन मार देंगे 25 का, 25 का ऑप्शन मार देंगे 4:1। श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम, संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात 4:1। तो एक बार और समझ लीजिए इसको। हमने आपको क्या बताया कि Q जो होता है, Q जो होता है वो सीधा समानुपाती है किसके, R के, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, Q बराबर I² RT, यानी करंट फिक्स है, T फिक्स है, तो इसके सीधा समानुपाती हो जाएगा, है ना। अब जो अनुपात प्रतिरोध का होगा वही अनुपात ऊष्माओं का भी होगा। तो पहले देखिए, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं दो चीज़ों को, R और R को श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए क्या करते हैं, सीधे जोड़ देते थे 2r। इसका पार्श्व क्रम में गुणा बाई जोड़ करते हैं, क्या करते हैं, गुणा बाई जोड़ते हैं, r गुणे r बटे 2r, r गुणे r बटे 2r। तो देखिए 2 एक r से एक r कट गया, इस r से इस r कट गया, 2 चला गया ऊपर, तो कितना हो गया 4 और नीचे आ गया 1, तो हो गया 4:1। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, 4:1। आगे बढ़िए 26 का, जब किसी चालक तार से धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण कौन है। तो हम जानते हैं कि किसी भी एटम में, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे होता है न्यूक्लियस। क्या होता है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो ये तो घूमते नहीं है, घूमने वाला काम कौन करता है, इलेक्ट्रॉन। और जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो इलेक्ट्रॉन ही तो गति करेगा ना। तो इलेक्ट्रॉनों की गति से ही क्या बनते हैं, इलेक्ट्रॉनों की गति से ही, इलेक्ट्रॉन अगर गति करेगा तो आपका विद्युत धारा प्रवाहित होती है। क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में करंट प्रवाहित होता है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है तो करंट इधर भागेगा, उल्टा, है ना। अगर इधर प्लस वाला चार्ज भाग रहा है तो ये करंट भी इधर ही भागेगा, यानी धनात्मक आवेशों के प्रवाह के सीधी दिशा में करंट का, धारा का प्रवाह होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह होता है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछा है, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं। कितना बार बता चुके हैं, इसको समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। किस में जोड़ते हैं, समानांतर क्रम में। ये आप मान लीजिए कि हम ये यहाँ पे इस बल्ब का हम क्या मापना चाहते हैं, विद्युत विभवांतर मापना चाहते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे एक वोल्ट मीटर को जोड़ देंगे भी, जो इसके एकदम सीधे समानांतर में जोड़ेंगे। क्योंकि हम जानते हैं वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। प्रतिरोध क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रतिरोध इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि यहाँ से कोई भी करंट का फ्लो यानी धारा का प्रवाह ना हो। सारा का सारा धारा कहाँ से बहनी चाहिए, इस बल्ब से, तभी तो हम इसका विभवांतर ठीक से माप पाएंगे। अगर जैसे ही धारा बढ़ जाएगा तो विभवांतर में कमी आ जाएगी। हम नहीं चाहते हैं कि कमी आए, तो आर को हम ज़्यादा कर देते हैं ना। प्रतिरोध ज़्यादा हो जाएगा तो इस विभवांतर में आसानी से धारा प्रवाहित नहीं होगी। इसलिए हम इसको किस में जोड़ देते हैं, इसको जोड़ देते हैं समानांतर क्रम में, है ना। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल कह रहा है कि वोल्ट मीटर का प्रयोग किस विद्युत साधन के छोरों के बीच विभवांतर ज्ञात करने के लिए किया जाता है।
जिसका प्रतिरोध वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, अब देखिए अभी तो आपको बताया वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होगा बहुत अधिक करना रखना पड़ेगा, आर क्या होगा बहुत ज़्यादा, आर ज़्यादा होगा तभी तो करंट वहाँ से बहेगा नहीं, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी। देखिए जो हम बोल रहे हैं उससे भी आपका सवाल बन जाएगा, है ना। चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, अभी आपको देखो बताया मैंने, है ना, कि चालक में जो विद्युत धारा होती है, अगर मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज अगर इस तरफ बह रहा है तो धारा बहेगा इसके उल्टा। अगर मान लीजिए कि प्लस चार्ज इधर बह रहा है तो धारा भी इधर बहेगा, यानी प्लस चार्ज के सीधा में धारा बहती है और इसके विपरीत दिशा में। तो चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण, धन आवेशित आयनों की गति नहीं, धन आवेशित से नहीं, धन आवेशित से नहीं, है ना, दोनों के कारण नहीं, इनमें से कोई नहीं, इलेक्ट्रॉनों की गति कारण, इलेक्ट्रॉन की गति कारण ही क्या होती है, विद्युत धारा का प्रवाहित होती है। किसी विद्युत बल्ब में 220 वोल्ट और 100 वाट अंकित है, जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तो इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितनी होती है। बड़ा ही अच्छा सवाल है ना, ये आइए इसको बहुत अच्छे से देखते हैं। ध्यान से समझिएगा, एक बात बताइए आप ध्यान से देखिएगा, हम कह रहे हैं ये विद्युत ये किसका मान है, एक बात बताइए ये किसका मान है, ये आपका जो मान है भी का मान है, किसका मान है, भी बराबर कितना दिया है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, और ये जो है पावर है, क्या है, पावर है 100 वाट। अब बताइए भी दिया है, पी दिया है, तो आई का पता है नहीं है, आई का हमको निकालना पड़ेगा। तो आई निकालने का तरीका क्या है, यहाँ पे आई हमको नहीं पता है, आई निकालने का तरीका है पी बराबर भी आई, पावर का कितना बार फॉर्मूला बता चुके हैं, है ना। पी का मान कितना है, पी का मान आपका हो गया 100 और भी का मान कितना हो गया 220, आई का मान यहाँ पे लिख देंगे, 0 से 0 गया, यहाँ पे आई बराबर जो हो जाएगा, आई बराबर देखिए 10 यहाँ रहेगा और 22 गुणा में है ना तो भाग में आ जाएगा, 5 से घटाइए, 5 2 5 10 11, आई का मान आ गया 5/11 एम्पियर, आई का मान आया अभी, है ना। अब देखिए आई का मान याद रखेंगे आप लोग, है ना, हम इसको मिटा रहे हैं। तो आई का मान कितना आया था, आई का मान आया था 5/11 एम्पियर, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा कि अब हमारे पास आई का मान भी आ गया, और ये किसका है, वोल्ट है, भी का मान है, तो भी कितना दिया 110 वोल्ट, है ना। तो अब हमको क्या निकालना है, शक्ति ना, तो फिर फॉर्मूला लगाइए पी बराबर भी आई। अब देखिए पी का मान कितना दिया है वही तो निकालना है, भी का मान कितना दिया है, तो भी का मान दिया है 110 गुणे आई का मान कितना दिया है, तो 5/11, 11 दहा में 10, 5 दहा में 50, तो कितना हो जाएगा वाट, यानी पावर का मान कितना हो जाएगा 50 वाट। तो पावर का मान हो जाएगा आपका 50 वाट, ये आपका क्या है, सही आंसर है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 31। सवाल नंबर 31 क्या कर रहा है, कह रहा है कि 100 वाट विद्युत बल्ब को 25 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, तो बल्ब में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। अभी इसका फॉर्मूला हम लोग लगाए थे ना, देखिए ध्यान समझिएगा, फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर भी आई, यही होता है ना। तो P का मान कितना है, अब देखिए ये किसका मान है, ये भी का मान है, और ये किसका मान है, P का मान है ना। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, हमको निकालना क्या, आई का मान, तो आई का मान क्या हो जाएगा यहाँ से, आई बराबर ये भी नीचे चला आएगा तो P/भी, P का मान कितना दिया है, P का मान दिया है आपका 100 वाट, कितना दिया है 100 वाट, हम आई का मान निकालना चाहते हैं। देखिए फॉर्मूला में रखे P का मान रख दिए, अब किसका मान रखना है, भी का मान कितना दिया है 250, 0 से 0 कैंसिल, 5 से कटाइए इसको, 5 दूना 10 और 5 चौवा 25, आ गया कितना 2/5, और 2/5 को जब आप बदलेंगे भाग देके तो 0.4 एम्पियर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.4 एम्पियर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन देख लेंगे 0.4 एम्पियर। किसी को अगर नहीं समझ में आया तो हम यहाँ पे समझा दे रहे हैं ना, देखिए ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, अब ये हम यहाँ पे अब ध्यान से देखेंगे, साफ साफ आपको समझा देते हैं, है ना। जो जो चाहिए तो उसको लिख लेते हैं। पी का मान कितना था वहाँ पे, पी का मान था आपका देख लेते हैं एक बार, है ना, पी का मान कितना था, फिर अच्छे से इसको बनाएंगे। पी का मान है आपका 100 वाट और भी का मान है 250। देखिए अब यहाँ पे बढ़िया से बना लेते हैं, पी का मान है आपका 100 वाट, अब भी का मान है 250 भी, यही है ना। अब फार्मूला हम लगाते हैं पी बराबर भी आई, है ना। तो हमको आई का मान निकालना है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा,
पी यहीं पे रहेगा और भी नीचे चला जाएगा, है ना, तो भी नीचे चला गया। अब पी का मान बताइए कितना है, पी का मान है 100 और इसका मान कितना है 250, 0 से 0 कैंसिल, 5 दूना 10 और 5 25, तो कितना आ गया 2/5। जब 5 में 2 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 0.4 एम्पियर, 0.4 एम्पियर। तो अब देख लेते हैं इसको, हमारा ऑप्शन है क्या, ये हमारा ऑप्शन हम देख लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा 0.4 एम्पियर, 0.4 एम्पियर, ठीक है, 0.4 एम्पियर। अगला सवाल हम देखते हैं, 100 वाट और 220 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। ऑप्शन आपको ये दिया है, ठीक है ना। देखिए अब चलिए बता, देखिए पावर कितना है 100 वाट, याद रखिएगा पावर का मान है 100 वाट और 100 वाट यहाँ पे भी होगा, है ना, यहाँ पे क्या होगा भी, पावर का मान है 100 वाट और भी का मान है 220। चलिए देखते हैं अब इसको, पावर का मान है 100 वाट, भी का मान है 220 भी, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, आर निकालना है, तो फार्मूला याद कीजिए, P बराबर एक फार्मूला हमने आपको बताया था V²/R, बताया था ना, इसी को लगाना है, ठीक है ना। तो देखिए R का मान आप निकाल सकते हैं, R का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, R यहाँ चला जाएगा, P नीचे आ जाएगा, तो P²/V, P²/P, R को यहाँ रखेंगे, P नीचे आ जाएगा, R यहाँ जाएगा और P नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो आ गया नीचे। अब R का यहाँ मान निकालते हैं सीधे, देखिए R का मान, V का मान कितना है 220, यानी स्क्वायर है, तो 220 का कितना बार गुणा करना पड़ेगा, 2 बार गुणा कर देते हैं, बट्टा P का मान कितना है 100, तो 0 से 0, 0 से 0, 22 में गुणा करेंगे तो आएगा 484, क्योंकि ये प्रतिरोध है तो क्या हो जाएगा ओम, क्या हो जाएगा ओम। तो हमारा 484 ऑप्शन देख लेना है कहाँ दिया है, देखिए ये हमारा सवाल था, है ना, और इसका आंसर क्या दिया है 484 आ गया ना। तो ऐसे ही बनाना है आपको, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कर रहा है प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है भाई, ओम मीटर, क्या होता है ओम मीटर, क्या होता है ओम मीटर। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। अब जरा इसको सिखा भी देते हैं ना, आर देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ध्यान से समझेंगे, आर बराबर होता है ρL/A, यही होता है ना। अब हमको प्रतिरोधकता यानी इसका मात्रक निकालना है, रो का, तो रो को यहीं रखते हैं, रो यहीं पे है, आर चला जाएगा ऊपर, आर गया जाएगा गुणा में, किसके साथ, आर के साथ ए गुणा में चला जाएगा, है ना, ये चला गया गुणा में और एल आ गया नीचे। अब देखिए रो, आर का क्या होता है ओम होता है कि नहीं, और क्षेत्रफल का क्या होता है मीटर स्क्वायर होता है कि नहीं, लंबाई का क्या होता है मीटर होता है, तो मीटर से मीटर गया, यहाँ से आ गया ओम मीटर, क्या आ गया ओम मीटर। तो अब यहीं पे आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा ओम मीटर, ओम मीटर। चलिए सवाल नंबर 34 को देखते हैं, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोध को जोड़ा जाना चाहिए, बड़ा ही अच्छा सवाल है ना, आइए इसको भी देख लेते हैं, पार्श्व क्रम में, समानांतर क्रम में या दोनों में। चलिए देखते हैं किस में आता है, यहाँ पे अच्छे से समझ लीजिए। मान लेते हैं कि दो प्रतिरोध है R और R, ठीक है, एक बार नाम इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, किस में जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए क्या करते हैं, हम दोनों को जोड़ देंगे, तो R कितना हो जाएगा, R प्लस R हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2R, कितना हो जाएगा 2R, ठीक है। अच्छा ऐसे नहीं, एक और तरीका से बताते हैं, मान लेते हैं कि 2 को प्रतिरोध है, पहले का 2 इसका है 2, ठीक है, ये 2 ओम है और ये भी 2 ओम है, कोई दिक्कत। हम इसको श्रेणी में जोड़ते हैं, श्रेणी में, तो श्रेणी में जब जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, तो हम क्या करते हैं दोनों को जोड़ते हैं, R प्लस R यानी 2 प्लस 2 तो हो जाएगा 4 ओम, कितना हो गया 4 ओम। अब जरा इसको पार्श्व में जोड़ते हैं, समानांतर क्रम में या पार्श्व क्रम में, तो क्या होता है 2 को जोड़ने का तरीका होता है गुणा बाई जोड़, चाहे नहीं आता तो ये कर दो 1/2 प्लस 1/, देखिए गुणा बाई जोड़ करते हैं सीधे, तो 2 गुणे 2, 2 प्रतिरोध दिया रहेगा तब गुणा बाई जोड़ करना है, गुणा बाई जोड़ 2 गुणे 2, तो पहले गुणा कर दिए 2 दूना 4 और जोड़ दिए तो 2 दूना 2 4, कटाइए इसको 4 और ऊपर भी 4, कितना आ गया 1। ये बताइए किस में ज्यादा प्रतिरोध आया है, 4 आया है कि, तो आप ध्यान से देख रहे हैं कि श्रेणी क्रम में जब हमने जोड़ा है तो हमारा प्रतिरोध का मान आ गया है 4, लेकिन पार्श्व क्रम में जोड़ रहे हैं तो प्रतिरोध का मान आ गया है 1। पार्श्व क्रम को निकालने का एक और तरीका है, याद रखिएगा,
उसमें आया था 4 और इसमें आया था 1, है ना, याद रखिएगा। ये श्रेणी क्रम का है, पार्श्व क्रम का है। श्रेणी क्रम अगर आपको उस तरह नहीं आता है तो इस तरह भी आप जोड़ सकते हैं। 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1 का कितना था, 2 था ना, और इसका कितना था, 2। जब इसको आप जोड़ेंगे तो 2 लघुत्तम हो गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 अगर लघुत्तम हो गया तो 1 1 2 कट गया ये, तो 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1। जब r इक्विवेलेंट का मान निकालेंगे तो पलटी मारेगा, ऊपर चला जाएगा 1, है ना। तो देखिए जब हम दो प्रतिरोध को जोड़ रहे हैं, जिसका एक प्रतिरोध था 2 और एक, देखिएगा ध्यान से, एक r का मान था 2 और एक और r का मान था 2। जब इसको हमने श्रेणी में जोड़ा, श्रेणी में, तब इसका मान आ गया 4, और जब समानांतर में जोड़ा तब इसका मान आ गया 1। तो किसमें बड़ा प्रतिरोध बढ़ गया है, श्रेणी में। यानी अगर किसी भी, ध्यान से समझिएगा, अगर प्रतिरोध का मान बढ़ाना है, अगर प्रतिरोध का मान बढ़ाना, याद रखिएगा इस चीज़ को, प्रतिरोध का मान अगर आपको बढ़ाना है तो उसको आपको हमेशा जोड़ना है श्रेणी क्रम में। किस में जोड़ना है, श्रेणी क्रम में। देखिए यहाँ पे श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, है ना, श्रेणी क्रम में। ये ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे इसको हम कर देते हैं, यहाँ पे गलती दे दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा जो होगा श्रेणी क्रम होगा, क्या होगा, श्रेणी क्रम। तो थोड़ा सुधारते हैं इसको, श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही। बुक में मिस प्रिंट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे क्या दिक्कत है ना। अगला देखते हैं। अगला सवाल हमारा 35 कह रहा है कि 1 ओम 2 ओम 3 ओम प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पे समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा। बड़ा ही आसान सवाल है ना, देखिए ध्यान से। देखिए 1/r इक्विवेलेंट, यही होता है फॉर्मूला, बराबर 1/r। 1/r मतलब 1, पहला का 1 था, दूसरा का था 1/2। यही फॉर्मूला होता है 1/r1, 1/r2 और 1/r3। अब क्या कीजिए, इसका लघुत्तम निकालिए। 1 2 3 का लघुत्तम निकालेंगे तो 6, 1 में 6 से भाग देंगे तो 6, 6 एकम 6, ठीक है। 2 3 6 और 3, 3 दूना 6 और 2, तो 6 3 9 और 9 2 11, क्या आ गया, 9 2 11। ओहो, श्रेणी क्रम में जोड़ना था, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये हमने समानांतर क्रम में जोड़ दिया, ये भी सीख लीजिए, है ना। 6 3 9 2 11, 11/6। तो 1/r इक्विवेलेंट का मान आ गया 11/6। तो r इक्विवेलेंट का मान क्या आ जाएगा, 6/11। ये सवाल, ये ऑप्शन 6/11 तब सही होता जब ये क्वेश्चन पूछता कि इसको हम श्रेणी क्रम में न जोड़ के समानांतर क्रम में जोड़ते हैं ना, तब इसका आंसर 6/11 हो जाता। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हमने क्वेश्चन थोड़ा ध्यान नहीं दिया। चलिए अब समझते हैं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ दिया हमने, तो बहुत ज़्यादा सोचा था इसको, है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ दिया तो हम लोग उसको बना देते हैं। इसने पूछा श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो क्या करोगे यार, बस जोड़ दो सबको। r इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है r1 + r2 + r3, यही तो होता है। तो r1 का मान कितना है, 1 2 3, 3 2 5 1 6, तो 6 ओम खोज लो। देखो 6 ओम कहाँ दिया है, लो यहाँ पे। अगला सवाल देखिए, बहुत ही आसान सवाल था, है ना। जब एक से अधिक प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तो कौन सी भौतिक राशि उसमें समान रहती है, कौन सी भौतिक राशि उसमें समान रहती है। बड़ा ही अच्छा सवाल है, हम दोनों समझाएंगे यहाँ पे आपको। एक बात बताइए, पहले हम लोग समझ लेते हैं श्रेणी क्रम की कहानी को, है ना। श्रेणी क्रम में आप ध्यान से देखेंगे, मान लेते हैं एक प्रतिरोध है R1, दूसरा प्रतिरोध है R2, इसको हमने जोड़ा है एक बैटरी से, ठीक है। यहाँ से धारा बहेगी, ये भी है, ये R2 है आपका, है ना। यहाँ से धारा बहेगी I और I। आपने क्या देखा कि इस वाले प्रतिरोध में भी, इस वाले प्रतिरोध में भी करंट कितना जा रहा है, I1 कितना जा रहा है, इस वाले प्रतिरोध में भी कितना जा रहा है, I1 ही जा रहा है, I ही जा रहा है। करंट कितना जा रहा है, I। इस वाले प्रतिरोध में कितना जा रहा है, I, और इस वाले प्रतिरोध में भी करंट कितना जा रहा है, I। इसका मतलब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो सभी प्रतिरोधों में करंट का मान क्या रहता है, समान रहता है। क्या रहता है, समान। तो चलो इसका तो आंसर हो गया। इसका आंसर पूछा है कि श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो कौन सी भौतिक राशि समान रहेगी, तो विद्युत धारा। क्या हो जाएगा, विद्युत धारा। लेकिन अगर मान के चलते आपसे ये क्वेश्चन ना पूछ के ये पूछ देता कि जब एक से अधिक प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़े रहते हैं तो कौन सी भौतिक राशि समान रहती है, तो अब उसको भी जरा समझ लेते हैं। देखिए ये एक प्रतिरोध है R और एक प्रतिरोध है R2, ठीक है। ये है R1 और ये है R2, और मान के चलिए इसको हमने एक बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है। ये बैटरी से जोड़ दिया। अब करंट यहाँ से जाएगा I।
अब करंट को जाने का धारा को जाने का दो रास्ता है। एक रास्ता है यहाँ पे, मान लेते हैं R1 में गया तो इसको हम I1 मान लेते हैं, और R2 में गया तो I2, R2 में गया तो I2 मान लेते हैं। जब ये दोनों यहाँ से I1 I2 यहाँ पे आएगा तो फिर क्या बन जाएगा I, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा I। तो आपने ये देखा कि धारा हमने बहाया था 2, लेकिन R1 में अलग धारा गया है और R2 में अलग धारा गया है। इसका मतलब जब एक से अधिक प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसमें धारा का मान कभी भी समान नहीं रहता है, लेकिन एक चीज समान रहता है। देखिए, इसका जो वोल्टेज होगा, इसका जो मतलब विभवांतर होगा V, तो इसका भी क्या होगा V, यानी R1 का भी प्रतिरोध V, R1 का भी विभवांतर V और R2 का भी विभवांतर V। यानी अब याद रखिएगा, जब किसी को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो धारा का मान क्या होगा, समान। जब किसी को पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे, पार्श्व क्रम में यानी समानांतर में, तो धारा तब उसमें विभवांतर समान होगी। क्या होगी, विभवांतर समान होगी। याद रखिएगा इसको। अगर इसमें धारा समान है तो विभवांतर समान नहीं होगी, श्रेणी क्रम में विभवांतर समान नहीं होती है। अगर इसमें भी समान है तो इसमें धारा समान नहीं होगी, याद रखेंगे आप लोग, है ना। समानांतर क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोध R1 और R2 का तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/R बराबर 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 38 नंबर सवाल क्या कर रहा है, 38 नंबर सवाल को जरा देखते हैं। 6 वोल्ट बैटरी को श्रेणी क्रम में 2 ओम और 4 ओम प्रतिरोध से जोड़ने पर प्रतिरोध का मान क्या होगा। कुछ नहीं भाई, पहले इसका क्या करो, इसको क्या करो, इसका समतुल्य प्रतिरोध निकालो। तो समतुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, श्रेणी क्रम में जो है तो सीधे जोड़ देंगे, 2 2 2 4 6 ओम। R का मान निकल गया। अब V का मान कितना दिया है, 6 वोल्ट। I का मान निकालना है, तो I का मान निकालना है तो V बराबर क्या होता है, IR। I का मान निकालना है ना, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V। देखो I यहाँ पे है, R नीचे चला जाएगा तो V/R। V कितना दिया है, V आपका दिया है 6, और ये कितना दिया है, ये भी दिया है 6। कटा देंगे कितना हो जाएगा, 1। कितना जाएगा, 1। यानी हमारा I का मान कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे हमारा करंट का मान कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर। ठीक है, अगला सवाल समझिएगा। 2 प्रतिरोध R1 और R2 को समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो समतुल्य प्रतिरोध क्या है। देखिए, अभी हमने बताया था ना, इसका ट्रिक क्या है, गुणा बाई जोड़, गुणा बाई जोड़। ऊपर कर देना है गुणा और नीचे कर देना है जोड़, हो गया आंसर। आई तो होगा नहीं, गुणा बाई जोड़, याद रखेंगे। यदि कोई प्रतिरोध समानांतर हो तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है, बहुत ही आसान सवाल है। अगर समानांतर होगा तो उसका जो समतुल्य प्रतिरोध आएगा वो प्रत्येक प्रतिरोध से कम आएगा, प्रत्येक प्रतिरोध से कम आएगा। इसको जरा एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान के चले एक प्रतिरोध हमने लिया, ले लेते हैं 2 और 4। ठीक है, इसको जोड़ते हैं 1/R इक्विवेलेंट में, है ना। तो 1/2 और 1/4, इसका लघुत्तम हो जाएगा 4। 2 दूना 4 और 2 एकम 2, 4 एकम 4 1, 3/4। इसका R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या होगा, पलटी मारेगा 4/3। 4/3 का मान होता है 1.33। तो देखिए 2 है, पहला प्रतिरोध कितना था 2 और दूसरा कितना था 4, इसका मान कितना आया है, इसका मान आया 1.33। तो कम है ना, 2 से कम है, 4 से भी कम है। इसका मतलब ये हुआ, जब भी समानांतर में किसी प्रतिरोध को जोड़िएगा तो उसका समतुल्य प्रतिरोध जो आएगा ना, सभी प्रतिरोधों से, प्रत्येक प्रतिरोधों से कम आएगा। क्या आएगा, कम। लेकिन अगर वही चीज श्रेणी में हो जाता, श्रेणी में पूछ देता, श्रेणी क्रम में, तो प्रत्येक प्रतिरोधों से ज्यादा हो जाता। तो यहाँ पे सवाल के हिसाब से हमारा आंसर बदल जाता। अगर समतुल्य प्रतिरोध पूछा है समानांतर में तो कम होगा, श्रेणी में तो ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा उसको मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो ये था पूरा का पूरा 40 सवाल आपको मैंने बताया। अभी 40 सवाल तक हो चुका है हमारा। अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सभी लोगों तक पहुंचाइए। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।